नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी और हमारे सभी दर्शकों को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। और खबर दोपहर में आज बात होगी यूपी के 8 सीटों पर चल रहे हर एक पार्टी के दाव की, जिसका प्रचार आज थम जाएगा। पश्चिमी यूपी के 8 सीटों पर पहले चरण में वोट डाले जाएंगे। इस चरण का चुनाव बीजेपी के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि पहले चरण के 8 में से 5 सीटों पर भाजपा को 2019 में करारी हार मिली थी और इस बार बीजेपी ने मिशन 80 का लक्ष्य रखा है और इस मिशन 80 के लक्ष्य में बीजेपी लगातार काम कर रही है। लेकिन पश्चिमी यूपी बीजेपी के लिए बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई है, क्योंकि जिस पश्चिमी यूपी में पहले चरण में चुनाव होने हैं 2019 के नतीजों पर गौर करें तो 8 में से 5 सीटों पर बीजेपी 2019 के चुनाव में हार गई थी। अब बीजेपी के नेता ताबड़तोड़ पश्चिमी यूपी के दौरे पर है, पश्चिमी यूपी को साधने की कवायद कर रहे हैं। और क्या पश्चिमी यूपी में बीजेपी के नेताओं और उनके दौरों का जो परिणाम है वो नतीजों में देखने को मिलेगा, या फिर इस बार इंडिया अलायंस एक मजबूती से बीजेपी को कड़ी टक्कर देता हुआ नजर आएगा? और जिस एकला चलो की राह पर मायावती निकली है, अकेले चलने से उन्हें कितना फायदा होगा, आज इन्हीं कई सवालों पर हम बड़ी चर्चा करेंगे। लेकिन आज पहले चरण का चुनाव प्रचार शाम 5 बजे तक थम जाएगा और आज हर एक पार्टी का दिग्गज नेता पश्चिमी यूपी में मौजूद है और पश्चिमी यूपी को साधने की पूरी कवायद कर रहा है। और जिस पहले चरण में यूपी की 80 में से 8 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होनी है, उनके अलावा कुल 21 राज्यों की 102 लोकसभा सीटों पर 19 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। तो यूपी के लिए आज प्रचार तो थमेगा ही, लेकिन इसके साथ ही 102 कुल सीटें ऐसी हैं जिस पर आज चुनावी प्रचार पर पूरी तरीके से पूर्ण विराम लग जाएगा और आज के बाद से सार्वजनिक सभा या जुलूस जैसे किसी भी कार्यक्रम पर पूरी तरीके से रोक लग जाएगी। और क्या पश्चिमी यूपी के रण को साधने में बीजेपी कामयाब होगी या फिर इंडिया अलायंस इस बार बीजेपी को एक बड़ी टक्कर पश्चिमी यूपी में देगा? और जिस एकला चलो की राह पर मायावती निकली है, क्या इस बार मायावती को अकेले फायदा मिलने वाला है? आज इन्हीं तमाम बड़े सवालों पर हम बड़ी चर्चा करेंगे, जिसके लिए मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पहले उनका परिचय आपसे करवा देती हूँ। शशिकांत तिवारी, नेता बीजेपी, इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। वही समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे अशोक यादव। तमजीद अहमद जी भी इस वक्त नेता प्रवक्ता, माफी चाहूंगी, कांग्रेस के तौर पर इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले शशिकांत तिवारी जी से करते हुए। शशिकांत जी, यूपी की 8 सीटों पर आज चुनावी प्रचार पूरी तरीके से थम जाएगा, लेकिन 2019 के अगर हम आंकड़ों पर गौर करें तो 8 में से 5 सीटें ऐसी थी जो बीजेपी हार गई थी। क्या इस बार हारी हुई सीटों को बीजेपी जीत में तब्दील कर पाएगी? देखिए, जो पिछला 19 का जो परिणाम था या 19 में जहां हम थे वहां से मोदी जी का नेतृत्व बहुत आगे बढ़ चुका है। इन 5 साल में पूरे देश को हम लोग समझाने में ये सफल हैं कि भाई मोदी जी के नेतृत्व में ही देश का विकास होगा और देश विकसित भारत बनेगा। और निश्चित रूप से पश्चिमी उत्तर प्रदेश भी इस बात को समझ गया है कि इस देश का अगर विकास करना है, देश को आगे ले जाना है, सभी को सुख सुविधाएं चाहिए, सभी को अच्छा जीवन, शिक्षा, स्वास्थ्य चाहिए, तो वो मोदी जी के ही नेतृत्व में संभव है। ये दूसरी पार्टियां जो इनका कहना कुछ और होता है, करते कुछ और है, देश के विकास से कोई लेना देना नहीं है, तो ये पूरी तरीके से देश समझ चुका है। उसी में पश्चिमी उत्तर प्रदेश भी है और निश्चित रूप से हमारा मानना है कि उत्तर प्रदेश में आज जिन सीटों पर चुनाव बंद हो रहा है, परसों चुनाव है, ये सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आपको परिणाम के दिवस में दिखाई देगी। अशोक यादव जी, शशिकांत तिवारी जी कह रहे हैं कि जिन 8 सीटों पर आज चुनावी प्रचार थम रहा है वो सारी 8 के 8 सीटें बीजेपी जीतती हुई नजर आ रही है और जब 4 जून को नतीजे आएंगे तो एकदम पिक्चर साफ हो जाएगी। देखिए, जो चुनाव प्रचार थम रहा है, ये चुनाव प्रचार ही नहीं थम रहा बल्कि भारतीय जनता पार्टी की विजय के रथ का पहिया भी थम रहा है, क्योंकि उनके पास जो अहंकार था कि हम 400 सीटें जीतेंगे, इस अहंकार पर से पर्दा उठ चुका है। इनको पता है कि हम 400 सीटें हारने जा रहे हैं, इसलिए आनंद फानन में ये कुछ ऐसे काम कर रहे हैं जो कि जनता के गले से नीचे नहीं उतर रहा है। इसमें जो विपक्ष के मुख्यमंत्रियों की गिरफ्तारी या तमाम तरह के मतलब कुकृत्य किए जा रहे हैं। और दूसरी बात, इन्होंने जो कहा है कि भाजपा का मतलब बहुत बड़ा विजय होने जा रही है, मैं आपको बताऊं कि जिस तरह से इनके एक कैबिनेट मंत्री हैं पुरुषोत्तम रूपाला,
जो कि गुजरात से भाजपा के सांसद के प्रत्याशी भी हैं, उन्होंने जिस तरह से अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था राजपूत समाज को लेकर के, उनके महिलाओं को लेकर के, उस बात को लेकर के राजपूत समाज आंदोलित है पश्चिम उत्तर प्रदेश का। न सिर्फ राजपूत समाज बल्कि सैनी समाज और त्यागी समाज भी आंदोलित है, और वो खुलेआम बैठ के करके कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का बहिष्कार करो। और उसके बाद ये कह रहे हैं कि हमारी सीटें आ रही पश्चिम उत्तर प्रदेश से, बड़ी हास्यास्पद बात है। इनकी वहनी नहीं होने जा रही है कल, ये मैं जिम्मेदारी के साथ कर रहा हूँ कि चुनाव प्रचार के साथ साथ इनके विजय रथ का पहिया भी थम जाएगा। कल से शुरू हो जाएगा विजय रथ का पहिया, जहां तीज होना शुरू हो जाएगा पहिया इनका, जहां वही धस जाएगा पहिया, विजय रथ का पहिया। ठीक है शशिकांत तिवारी जी, आरोपों पर पहले तो आपका जवाब चाहूंगी कि वाकई जिस तरीके से राजपूत समाज लगातार बीजेपी के नेता के बयान के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहा है, ऐसे में किस बिनाम पर आप जीत की इतनी मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं? क्योंकि प्रदर्शन तो पश्चिमी यूपी में लगातार जारी है। खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को जिम्मेदारी दी गई है कि वो जो डेंट लग रहा है आपको आपके नेता के बयान से, उसको ठीक किया जा सके। देखिए, हमारे जो सपा के साथी अभी बोल रहे थे, तो इनके बातों में ही छिपा हुआ है। ये बार बार कह रहे हैं विजय रथ भारतीय जनता पार्टी का चल पड़ा, तो ये स्वीकार कर रहे हैं कि विजय रथ बहुत तेजी से चल पड़ा है और लोग विजय रथ का इंतजार कर रहे हैं। ये भी इंतजार कर रहे हैं विजय रथ का कि किस प्रकार से 4 जून को परिणाम है और विजय रथ की घोषणा हो जाए कि विजय रथ आगे बढ़ चुका है। एक बात। दूसरी बात कि किसी एक नेता के बयान से राजपूत समाज का कोई अपमान माना नहीं जा सकता। देखिए, सरकार मोदी जी की सरकार बनने जा रही है। कोई भी रूपाला जी या कोई अन्य नेता अगर एक शब्द कहीं बोलता है और किसी समाज को आहत होता है तो उसकी भरपाई की जाएगी। और राजपूत समाज सदैव भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा है। राजपूत समाज के लिए समाजवादी पार्टी ने क्या किया है? कुछ नहीं किया। अभी तो पीडीए चिल्लाते हैं, उसमें जो न तो सवर्ण को इन्होंने लिया है, न उनकी बात करते हैं, न राजपूत समाज के लिए क्या करेंगे, न तो इनके ये कहीं घोषणा पत्र में। दूसरे कांग्रेस ने क्या किया है राजपूत समाज के लिए? तो राजपूत समाज सदैव अगर नाराज भी होगा तो भारतीय जनता पार्टी के साथ है, नाराज भी होगा तो मोदी जी के साथ है। वो अपनी नाराजगी जाहिर करेगा, लोकतंत्र के कारण भी करेगा और प्रेम के कारण भी करेगा। भारतीय जनता पार्टी के साथ उसका प्रेम है, इसलिए वो इजहार करने के लिए स्वतंत्र है और करना भी चाहिए। अगर किसी को कहीं अपमान महसूस होता है तो अपनी बात रखनी चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी राजपूत समाज को सदैव प्रतिनिधित्व दिया है, आगे भी देती रहेगी और उनकी बातों पे गौर भारतीय जनता पार्टी करती रही है, आगे भी करती रहेगी। किसी भी समाज का अपमान भारतीय जनता पार्टी नहीं होने देगी। सबका साथ, सबका विकास। किसी एक जात की बात ये करने वाले लोग ये लोग हैं, हमेशा जात की बात करते हैं, किसी एक जात का नाम लेंगे, किसी एक जात को भड़काएंगे। इनका काम है। भारतीय जनता पार्टी का काम है सबका साथ, सबका विकास, सबको साथ लेके चलना। मोदी जी वही काम कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। तमजीद अहमद साहब, शशिकांत तिवारी जी कह रहे हैं कि जातियों के नाम पर तो आप भड़काते हैं, जातियों के नाम पर सियासत आप कर रहे हैं, जबकि बीजेपी तो सबका साथ और सबका विकास की बात करती है और इसकी छवि पहले चरण के चुनाव में देखने को मिल जाएगी कि समाज का हर एक वर्ग बीजेपी के साथ खड़ा है। तमजीद जी, माहौल इस समय पूरे देश में कमोबेश बना है। तो भारतीय जनता पार्टी ने लगभग सभी को ठगने का काम किया। पूरे देश की जनता मान चुकी है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने लोगों को ठगने का काम किया है, ये देश का, चाहे वो जिस जात का हो, चाहे जिस धर्म का हो, चाहे जिस बिरादरी को, हर सब इस चीज को मान रहे हैं। कोई सड़क पर उतर के आंदोलन कर रहा है, कोई घर पे सत्याग्रह कर रहा है, लेकिन कमोबेश स्थिति यह है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सभी आंदोलन कर रहे हैं। राजपूत समाज के खिलाफ जिस तरह से इन्होंने टिप्पणी की, तो राजपूत समाज सड़क पर उतर के आंदोलन भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कर रहा है। बहुत से नौजवान, बहुत से बेरोजगार, बहुत सी महिलाएं, बहुत सारे किसान देश का भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ घरों में भी बैठ के सत्याग्रह कर रहा है, आंदोलन कर रहा है। जिस तरीके की स्थिति इन्होंने देश में कर दी, आज मैं तो बधाई देना चाहूंगा देश की जनता को कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को मजबूर कर दिया कि आज आके मुद्दों पे चुनाव लड़ने के लिए मजबूर कर दिया। जो भारतीय जनता पार्टी हमेशा एक पढ़ने का अपना घोषणा पत्र भी जारी नहीं करती थी, वो मजबूर होकर दफ्तर पढ़ने का झूठ का पुलिंदा जारी करने पर मजबूर कर दिया। ये देश की जनता की सफलता है। लेकिन 2024 में कमोबेश भारतीय जनता पार्टी जितने भी पहले चरण में सीटों पर चुनाव होने जा रहे हैं, उनसे सवाल पूछे जा रहे हैं कि भैया ये इलेक्टोरल जो बॉन्ड पे आपने चंदा लेके जो धंधा दिया, उसका जवाब आपको देना पड़ेगा। आपको ये जवाब देना पड़ेगा। जो किसान आंदोलन करने के लिए दिल्ली जा रहा था, तो आपने उनके रास्ते में कीलें ठोक दी, इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। आपको ये जवाब देना पड़ेगा जब इस देश का युवा, जब इस देश का नौजवान, जब इस देश का बेरोजगार
सड़कों पर उतर के अपने हक और हुकूक के लिए आपसे मांग कर रहा था तो आप उनको लाठियां बरसा रहे थे। इस देश की महिलाएं, इस देश की बेटियां, जो हम लोग के खिलाड़ी, जो इस देश का नाम रोशन करती है, वो देश की बेटियां जिस समय जंतर मंतर पे आंदोलन कर रही थी तो उनको लाठियों और बूटों से रौंदा जा रहा। तो इस देश की जनता उन सब चीजों का जवाब मांग रही भारतीय जनता पार्टी से। अब आप जिस तरीके से हालात हो रखे हैं, आजकल प्रधानमंत्री जी ईवीएम पे बयान दे रहे हैं। आप ये समझिए, ईवीएम का जुडिक्शन तो चुनाव आयोग का मामला है। ये मसला मुझे नहीं लगता कि प्रधानमंत्री जी का मामला था जिन्होंने ईवीएम पे बात रखी। तो राहुल गांधी जी को उस वक्तव्य को याद कीजिए आप लोग कि राजा की जान ईवीएम में बसती है। तो आज भारतीय जनता पार्टी को यह जवाब देना पड़ेगा कि क्या भारतीय जनता पार्टी, अगर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया चुनाव आयोग को कि वीवीपैट की 100% मिलान होना चाहिए, तो क्या भारतीय जनता पार्टी उस पक्ष में है कि नहीं? पूरी पोल इनकी खुल जाएगी। देश की हर राजनीतिक पार्टी इस मांग के समर्थन में खड़ी हुई है, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कि ईवीएम की 100% वीवीपैट के साथ मिलान होना चाहिए। क्यों भारतीय जनता पार्टी इस मांग के खिलाफ है भाई? इस मांग के साथ क्यों भारतीय जनता पार्टी नहीं खड़ी हो रही है? और फिर ईवीएम का सवाल हम चुनाव आयोग से पूछते हैं तो जवाब प्रधानमंत्री जी देते हैं। तो बहुत सारे मसले इस वक्त देश के सामने खड़े हो रखे हैं, चाहे वो किसानों का हो, चाहे बेरोजगारों का हो, जो महिलाओं का हो। और कांग्रेस पार्टी ने जो घोषणा पत्र जारी किया है, सारे मुद्दों का जवाब आपके उसको अंदर मिलेगा। महिलाओं को 1 लाख रुपए देने का, बेरोजगारों को नौकरी देने का, 30 लाख जो वैकेंसी खाली केंद्रीय सरकार में उसको नौकरी को भरने का, युवाओं को राइट टू अप्रेंटिसशिप देने का, जातीय जनगणना कराने का, और जातीय जनगणना करा के 50% की जो सीमा है आरक्षण की उसको तोड़ने का। सारे क्रांतिकारी कदम कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में जारी किया है। जो भी इनकी जिस तरीके से इन्होंने देश के अंदर तानाशाही व्यवस्था कायम की है, उसको खत्म करने का काम कांग्रेस पार्टी 2024 में करेगी। 2024 में एक नया उजाला सामने आने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की पहले चरण से लेकर 7वें चरण तक करारी हार होने जा रही है। आपने देखा होगा कि आज सहारनपुर में प्रियंका गांधी जी की जो रोड शो हुआ है, कई किलोमीटर तक भीड़ नहीं रुकी है। कई किलोमीटर तक आपने अगर विजुअल देखा हो, किलोमीटर में लोग चल रहे हैं साथ में, और देश की जनता सड़कों पे आ चुकी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। आप देखिएगा 2024 में इनका बुरिया बिस्तर बनना तय है। ये निरंकुश शासन, तानाशाही शासन, देश को बेचने का जो इन्होंने काम पिछले 10 सालों में किया है, इसका हिसाब किताब जनता इस बार बराबर कर देगी। ठीक है शशिकांत तिवारी जी, यूं तो आप कहते हैं ना कि बीजेपी महज एक पार्टी नहीं है, ये एक परिवार है। मोदी का परिवार भी आप लोग ने ट्वीट किया है, सबने अपने नाम के आगे मोदी का परिवार लगा लिया है। अभी आपने अपने ही नेता के बयान पर कहा कि ये तो उनका बयान है। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर आप भी तो सपा पर हमलावर थे, और स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान का खामियाजा भी समाजवादी पार्टी को उठाना पड़ा था। तो अब जब आपके नेता की तरफ से ये बयान आया है, तो आपको नहीं लगता कि पश्चिमी यूपी में इसका खामियाजा उठाना पड़ेगा? आपके नेता का बयान आता है, वो क्षत्रिय समाज, राजपूत समाज पर ऐसे बयान देते हैं, किसानों का प्रदर्शन देखने को मिलता है। चूंकि पश्चिमी यूपी मुस्लिम बाहुल्य इलाका है, तो यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स हैं। ऐसे में चुनौतियां तो बड़ी है ना। यही वजह है कि चाहे प्रधानमंत्री मोदी हो, चाहे सीएम योगी आदित्यनाथ हो, सभी ने पश्चिमी यूपी के रण में पूरी ताकत झोंक दी है। हाँ बिल्कुल, देखिए बिल्कुल मोदी का परिवार है, और ये मोदी का परिवार पूरा 140 करोड़ का मोदी का परिवार है। पूरा भारत आज की तारीख में मोदी का परिवार है जी। हाँ, अगर आपने एक बयान को फिर दोहराया है, तो कोई एक हमारे परिवार का कोई सदस्य ऐसी कोई बात करे जिससे हमारा दूसरा भाई नाराज है, तो ये मोदी जी की तरफ से और या भारतीय जनता नेतृत्व की तरफ से बिल्कुल इस चीज की मनाही है, इसकी छूट नहीं है कि कोई एक भाई दूसरे भाई को नाराज करे। एक बात। दूसरी बात, जो अभी हमारे साथी कांग्रेस के साथी कह रहे थे कि तो दो एक चीजों पे मुस्कान जी मैं थोड़ी अपनी राय रखना चाहूंगा। एक तो इलेक्टोरल बॉन्ड पे, इलेक्टोरल बॉन्ड पे मोदी जी ने अपनी बात राय अभी रखी है, कई बार रख दी। 2 दिन पहले भी अपनी बात चुनावी सभा में उन्होंने रखी है कि इलेक्टोरल बॉन्ड है, तभी तो पता चल रहा है कि कौन कितना पैसा कहाँ से आ रहा है। ये पहले कौन कितना पैसा कहाँ से किससे आ रहा है ये पता नहीं चलता था। आज इस पे चर्चा तो हो रहा है देश में कि कौन सा पैसा कहाँ से आ रहा है। इलेक्टोरल बॉन्ड है तब तो। अच्छा, उसके बाद से कुछ मुद्दे और हैं जो ये बार बार उठाते हैं। अरे भाई, ये मुस्लिम लीग की जो घोषणा पत्र आप दोनों जने या इंडी गठबंधन के लोग जो है, इन मुस्लिम लीग की मनसा को लागू करने के लिए देश में इनके घोषणा पत्र है, ताकि मुस्लिम लीग का जो आज के 100 साल पहले जो भारत के बंटवारा करने की जो मंशा थी, उसके साथ तमाम मंशा थी, वो मंशा आज भी 100 साल बाद भी ये उनको पूरा करने की ये पूरी छूट देते हैं। पूरा अपनी घोषणा पत्र में उस बात को रखते हैं, कुछ हिडन तरीके से और कुछ खुलेआम तरीके से। अब इन्होंने कहा कांग्रेस साथी ने कि प्रियंका गांधी निकल पड़ी है सहारनपुर में, अब जो है इनका वोट बढ़ने वाला। अरे भाई, अमेठी में प्रियंका गांधी जी को भेज दो, अमेठी में वोट बटोर लें, अमेठी की सीट जीता लें।
उसके बाद से सहारनपुर में वोट बटोरेंगी। तो आज की तारीख में ये लोग मुगालते में है, ये इनको अमेठी सीट तो संभलती नहीं, और ये सहारनपुर पे दावा कर रहे हैं कि पूरा देश सहारनपुर में प्रियंका जी की रैली हो गई, पूरा देश इनके साथ। ये मुगालते में और मुगालते में रहेंगे, और इनको मुगालता मुबारक हो, ये लोग मुगालते में ही रहे। देश मोदी जी के साथ है, देश के विकास चाहता है, देश चाहता है कि ये जो लोग देखिए, ये एक चीज और मैं आपके टीवी चैनल के माध्यम से कहूंगा, ये बार बार झूठा आरोप लगाते हैं कि झूठा भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलती है। आप सच बोलते हैं, इसको जनता बता देती है कि नहीं आप झूठ बोल रहे हैं, और आरोप भारतीय जनता पार्टी पे आप बार बार लगाते हैं। इनका हर प्रवक्ता रात दिन रटता है कि भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलती है, और इनके सच को जनता बताती है कि तुम लोग झूठ बोल रहे हो, और इनको वोट नहीं मिलता है। कांग्रेस उत्तर प्रदेश से बाहर हो गई, और इस बार समाजवादी पार्टी बाहर होने की तैयारी में है। 80 के 80 सीट उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी को आने जा रही। ठीक है अशोक यादव जी, वो तो सीधा गठबंधन पर, आपके सहयोगी पर ही सवाल उठा रहे हैं कि जैसे कांग्रेस यूपी से बाहर हो गई है, वैसे इस बार समाजवादी पार्टी भी कांग्रेस की तरह बाहर होने वाली है। देखिए, ऐसा है कि लोग इतना हड़बड़ाहट में है कि कौन नेता भाजपा का क्या बोल जा रहा है, इनको खुद नहीं पता है। दिक्कत यही है। देखिए, इन्होंने कहा मुस्लिम लीग की बात की है। आप ही बताइए, 1935 में जो मुस्लिम लीग के साथ उनके श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने मिलकर सरकार बनाई थी कि नहीं बनाई थी, इसको डिनाई करें या ऑन कैमरा बताएं कि नहीं बनाई, बोले इस बात को। कांग्रेस ने सरकार बनाई थी या श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने सरकार बनाई थी मुस्लिम लीग के साथ मिलकर के? देश के विभाजन की जो है पटकथा लिखने वाली मुस्लिम लीग के साथ इसी आरएसएस के लोगों ने सरकारें चलाई हैं, और आज कह रहे हैं कि कांग्रेस का मैनिफेस्टो मुस्लिम लीग से मैच कर रहा है। दूसरी बात, इन्होंने कहा इलेक्टोरल बॉन्ड की बात किया। अरे भैया, हम नहीं कर रहे हैं एज ए अपोजिशन, हम अगर कहते तो आप बात करते, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम अवैध स्कीम है, ये गैर कानूनी स्कीम है, और इससे मनी लॉन्ड्रिंग को बढ़ावा मिलता है, ये क्विड प्रो क्यो को बढ़ावा देती है, ये लेन देन को बढ़ावा देती है, और ट्रांसपेरेंसी की बातें कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इनको ट्रांसपेरेंसी शब्द का मतलब नहीं पता होगा कि ट्रांसपेरेंसी शब्द का मतलब क्या होता है। आप ही बताइए, अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट का हंटर नहीं चला होता, डंडा नहीं चला होता, तो ये घाघ स्टेट बैंक क्या वो डेटा देने को तैयार था? आप बताइए, चीन से वो डेटा करा 30 जून तक देंगे, कंपाइल करके ये करेंगे, बहानेबाजियां करता रहा। जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने चाबुक चलाया, तब जाके उसने उगला वो डेटा कि किस कंपनी ने किस पार्टी को कितना चंदा दिया। ये कह रहे हैं ट्रांसपेरेंसी की बात। और दूसरी बात, इन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी बाहर होने जा रही है। अरे भाई साहब, आपने इस प्रदेश को एकदम बिल्कुल जंगल राज बना दिया है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, इस देश का जो 60 लाख युवा, जो अभी रिसेंट जो परीक्षा हुई थी पुलिस की, उस पे जो सड़कों पे खाक खाना है, सड़कों पे धक्के खाया है, और 60 लाख युवा का अगर परिवार, एक परिवार में 4 लोगों को मान लिया जाए, तो 24 करोड़ लोगों को आपने प्रताड़ित किया है। 24 करोड़ उत्तर प्रदेश की। और हमारे राष्ट्रीय जी बार बार इसकी कैलकुलेशन करके बताते हैं कि 24 करोड़ डिवाइडेड बाई 80, तो इतने पर लोकसभा सीट से इतने लोगों को आपने दुश्मन बनाया है। तो आप कहां से जीत रहे हैं? आपने जो है पेपर लीक करवाने का काम किया, आपने अग्निवीर के माध्यम से इस देश के युवाओं की कमर तोड़ने का काम किया, इस देश की सेना की भी कमर तोड़ने का काम किया। आज गोरखा रेजिमेंट की वैकेंसीज इतना ज्यादा है, लेकिन उसमें गोरखा रेजिमेंट के लोग नहीं जा रहे हैं। अगर हम 4 साल के लिए नहीं जा सकते, तो जो गोरखा रेजिमेंट की बहादुरी के किस्से हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं, वो गोरखा रेजिमेंट हमारी सेना से दूर होती जा रही। तो कहीं ना कहीं इसका खामियाजा अग्निवीर योजना का हमारे युवाओं के साथ साथ गोरखा रेजिमेंट को भी भुगतना पड़ रहा है, सेना को भुगतना पड़ रहा है। तो आप युवाओं को कमजोर कर रहे हैं, किसानों को आप खालिस्तानी बोलते हैं, और राजपूत समाज को लेकर के आपका कैबिनेट मंत्री कोई व्यक्तिगत नहीं होता, कैबिनेट मंत्री सरकार का रिप्रेजेंटेटिव होता है भाई साहब। और रोज अगर कोई बात बोलता है, इट मीन्स की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वो बात बोल रही है। आपका मंत्री के ऊपर क्या आपने एक्शन लिया? राजपूत समाज के जो अपमान उसने किया था, वो बकायदे चुनाव लड़ रहा, सीना तान के मंत्री बना हुआ, क्या दिक्कत है? तो ये सारी बातें एक साथ आप कह जा रहे हैं कि लग रहा राजपूत समाज आपका बंधुआ है, या आप गाली भी देंगे, आप वोट भी देगा। तो आपको बहुत डायलॉग उसमें है, आप मुगालते में है कि हम 80 सीटें जीत रहे हैं। अरे 80 सीटें जीतने का प्लान आपके पास कुछ है नहीं, जनता आपके साथ है नहीं, और सपने देखने का सबको अधिकार। आप ही देखिए 80 सीटें हम जीत रहे हैं, उससे क्या फर्क पड़ता है? आप जीतिए 80 सीटें, हवाई। ठीक है, लेकिन तमजीद अहमद जी, अगर आप लगातार बीजेपी के नेताओं का बयान सुनते आएंगे, उनके रैलियों और जनसभाओं को सुनेंगे,
तो राम मंदिर का जिक्र बार बार बीजेपी के नेता करते हैं और राम मंदिर का नाम लेकर के वो लगातार यही कहते हैं कि बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में जिन वादों का जिक्र किया उसको पूरा किया। अगर वाकई बीजेपी राम मंदिर के नाम पर वोट मांगने में एकदम सक्सेसफुल हो जाती है तो आपको नहीं लगता कि इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है? क्योंकि अभी भी हम सुनते हैं राम मंदिर को लेकर बीजेपी अपनी बहुत बड़ी उपलब्धि बताती है। तो भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर बनाया ना तो उनका उसमें कोई योगदान है। राम मंदिर जो बना है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बना है और निश्चित रूप से उसमें जैसे सब देश की जनता का जिसका सबका योगदान है वो एक कोर्ट के फैसले से वो राम मंदिर बन रहा है। भारतीय जनता पार्टी अपना स्पेस ढूंढना चाह रही है, उसमें स्पेस ढूंढना चाह रही है क्योंकि उस स्पेस को इसलिए ये खोज रहे हैं कि लोग इनसे सवाल न पूछे कि 2 करोड़ का जो आपने रोजगार का वादा किया था उसका क्या हुआ, 15-15 लाख रुपए देने का वादा किया था उसका क्या हुआ, किसानों की आय दुगनी करने का वादा किया था उसका क्या हुआ, किसानों को जिस तरीके से इन्होंने बोला था एमएसपी देंगे उसका क्या हुआ, ये महिलाओं को बोले थे कि रोजगार देंगे उसका क्या हुआ। तो जो बुनियादी मुद्दे हैं, आपने भारतीय जनता पार्टी का पिछले 10-15 मिनट इन्होंने भाषण दिया लेकिन एक भाषण में इन्होंने अपने घोषणा पत्र की बात नहीं की क्योंकि उन्हें पता है कि ये घोषणा पत्र नहीं है, झूठ का पुलिंदा है कि 2014 में जितने भी वादा किया था 2024 में इन्होंने आके मान लिया है कि हमने झूठ का एक पुलिंदा 2014 में जारी किया था, उसी को उन्होंने खारिज करने का काम 2024 में किया है और कुछ नए झूठ इन्होंने परोसे हैं। तो देश की जनता इस वक्त इनसे बेहद नाराज है, बेहद आक्रोश में है, सड़कों पर उतर चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी को किसी भी तरीके से इस देश से मुक्ति दिलवानी है। जिस तरीके से इन्होंने लोगों को ठगने का काम किया, जिस तरीके से इन्होंने बेरोजगारों पे लाठियां चलाने का काम किया, जिस तरीके से इन्होंने महिलाओं को बूटों से रोकने का काम किया, जिस तरीके से किसानों को खिलाफ इन्होंने कील ठोकने का काम किया, वही किसान, वही बेरोजगार, वही युवा, वही महिला इस बार ये मान के चलिए कि भारतीय जनता पार्टी को इस देश से भगाने का काम करेगी, ये आप मान लीजिए। और ये एक बात और कह के अपनी बात खत्म कर रहा हूं, अभी भी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जवाब देने में सक्षम नहीं थे कि क्या वीवीपैट की 100% मिलान के लिए भारतीय जनता पार्टी सहमत है या असहमत है। अगर असहमत है तो समझ लीजिए कि राजा की जान ईवीएम में बसती है, और अगर सहमत है तो हमारे साथ आके ये भी चुनाव आयोग से मांग करे कि हम भी इस चीज के पक्ष में कि भाई सारी गिनती की मिलान होनी चाहिए। क्यों नहीं कराना चाह रही भाई, भारतीय जनता पार्टी से विरोध क्यों कर रही है? पूरी देश की एक पार्टी चाह रही है कि वीवीपैट की जो पर्ची हो ईवीएम में पड़े वोट से मिलान हो। इसका मतलब साफ है कि राहुल गांधी जी ने जो कहा है कि राजा की जान ईवीएम में बसती है, तो उसी के भरोसे भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है। जनता के भरोसे इस वक्त भारतीय जनता पार्टी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इस ताक में है कि किसी भी तरीके से मौका मिले और ईवीएम के जरिए हम बेईमानी करो, इस चुनाव को जीते। लेकिन इस देश को न तो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार ये कह रहे हैं कि हम इस संविधान को खत्म करना चाह रहे हैं, हमको 400 सीट दीजिए, हम इस संविधान की हत्या करना चाह रहे हैं, इस संविधान को खारिज करना चाह रहे हैं, तो आरएसएस की सोच को ना इस देश की जनता, ना कांग्रेस, ना इंडिया गठबंधन दल का एक साथी बाबा साहब के संविधान की हत्या नहीं होने देगा। इस देश की जनता ये बर्दाश्त नहीं कर सकती है कि बाबा साहब ने जो संविधान लिखा है, जो हमें जीवन शैली जीने का उन्होंने एक किताब दी है, उसके साथ छेड़छाड़, उसके साथ भारतीय जनता पार्टी को जो हत्या करने का प्रयास है, इस देश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। ये मान के चलिए आप कि 2024 में तो तमजीद जी क्या आप मान के चल रहे हैं कि अगर इस बार बीजेपी, एक सेकंड तमजीद जी, क्या आप मान के चल रहे हैं कि अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो वो लोकतंत्र को खत्म कर देगी, संविधान को खत्म कर देगी? हम नहीं कह रहे, आप समझिए इस चीज को, बहुत गंभीर बात में कह रहा हूँ कि इनके नेता हेगड़े ने क्या किया, 400 सीटें हमें दीजिए, हम संविधान खत्म कर देंगे। लल्लू सिंह ने कहा कि हम संविधान खत्म कर देंगे। लगभग कई नेताओं ने इन लोगों के लगातार इस चीज का बयान दिया हुआ है कि हमको 400 सीटें दीजिए, हम इस संविधान को खत्म कर देंगे। तो ये हम नहीं कह रहे, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं। और एक बात जोर दे रहा हूँ, इन किसी नेताओं के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने कोई कार्रवाई नहीं की है। कोई कार्रवाई न करना इस बात का संकेत है कि भारतीय जनता पार्टी उनके बयानों के साथ सहमत है, और कहीं ना कहीं ये जिन इन्होंने बाहर ला दिया है, आरएसएस की सोच को इन्होंने बाहर ला दिया है कि जिस दिन इनको 400 सीटें मिल जाएगी, इनका पहला काम होगा इस संविधान को खत्म कर देना, इस संविधान को हत्या कर देना। इस संविधान के जरिए जो गरीबों को, मजलूमों को, वंचितों को, दलितों को, अल्पसंख्यकों को, पिछड़ों को जो एक अधिकार मिला हुआ, उस अधिकार को ये खत्म करना इनका प्रयास है। लेकिन न तो कांग्रेस पार्टी, न इस देश की जनता इस चीज को बर्दाश्त करेगी, न ये होने देगी। और हम तो मांग करते हैं आज इस चैनल पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठे हुए जाके अपने शीर्ष नेतृत्व से कहे कि अगर वाकई इस चीज को लेकर भारतीय जनता पार्टी संविधान खत्म नहीं करना चाहती है तो सबसे पहले हेगड़े और लल्लू सिंह को पार्टी से निकाले। अदरवाइज इस देश की जनता ये मान चुकी है भारतीय जनता पार्टी का अगला निशाना इस संविधान की हत्या करना है। शशिकांत तिवारी जी, बड़े आरोप आप पर लग रहे हैं कि अगर बीजेपी इस बार सत्ता में आती है तो लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी, संविधान खत्म हो जाएगा, और संविधान को बचाने की लड़ाई इंडिया अलायंस लड़ रहा है। शशिकांत जी,
ठीक है, शशिकांत तिवारी जिससे टीम से बोलूंगी वापस उनसे संपर्क स्थापित करने की कोशिश की जाए। लेकिन अशोक यादव जी, आप लगातार इस बात का जिक्र आपकी तरफ से भी किया जा रहा है कि संविधान को बचाने की लड़ाई है, पीडीए की लड़ाई है, लेकिन बीजेपी तो ये दावा करती है कि हम भाई सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास को लेकर चल रहे हैं, और आप ही पर वो गंभीर आरोप लगाते हैं। अशोक जी, मैं अपनी टीम से पूछना चाहूंगी कि अशोक जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। शशिकांत तिवारी जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? लेकिन ठीक है, मैं वापस टीम से बोलूंगी कि दोनों ही नेताओं को प्लीज जल्दी पैच किया जाए। लेकिन देखिए तमजीद अहमद साहब, जब तक शशिकांत तिवारी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, देखिए बीजेपी तो लगातार सक्रिय हुई थी पश्चिमी यूपी के रण में। आपने देखा था कि किस तरीके से रैलियां की गई थी, किस तरीके से प्रचार प्रसार किया गया था। आपको नहीं लगता कि आपने, अगर बीजेपी से आपका कंपैरिजन किया जाए तो आपने पश्चिमी यूपी में अपनी पूरी ताकत नहीं झोंकी, जो आपको एक साथ मिलकर झोंकनी चाहिए थी? आज प्रचार के आखिरी दिन अखिलेश यादव और राहुल गांधी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नजर आते, वो भी आखिरी दिन, प्रचार खत्म होने से महज कुछ घंटे पहले। नहीं, ऐसा नहीं है बिल्कुल। आपने शायद देखा नहीं होगा, पूरी कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, मैं, अजय राय जी, अविनाश पांडे जी, पूरे राष्ट्रीय सचिव, पूरा राष्ट्रीय नेतृत्व सब मैदान कूद रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी, लेकिन तमजीद जी, संयुक्त रूप से आपको नहीं लगता कि आपने संयुक्त रूप से अपनी एकता दिखाने में थोड़ी देर कर दी? नहीं, कोई देर नहीं की मैम, कोई देर नहीं हुई है। हम लोगों ने निश्चित रूप से, हमें तो जनता जो सुनना चाह रही है उसको हम सुना रहे हैं जनता को। जनता इस समय अपने मुद्दों को सुनना चाह रही है। हमने घोषणा पत्र जारी करके जितने भी उनके मुद्दे थे उन सब वादों को हमने इस चीज को अपने घोषणा पत्र में इंगित किया कि जितने भी मुद्दे उन तक हम चुनाव में आने के बाद करेंगे। कहाँ देर हो गई? आज प्रियंका जी का आपने रोड शो देखा होगा सहारनपुर में, जिस तरीके से जनसैलाब टूट पड़ा है, जिस तरीके से 2-3 किलोमीटर तक लोगों की लड़ियां नहीं टूट रही हैं। आप क्या समझ रही हैं? ये संकेत है कि इस देश की जनता पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। अच्छा, एक बात बताइए, चलिए मैं मान लिया कि भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे नेता पूरे पश्चिमी यूपी में जा रहे हैं, लेकिन वो कह क्या रहे हैं? उनके पास कंटेंट क्या है? ये बताइए आप। ये क्या बताएंगे कि 10 सालों में उन्होंने किया क्या है और अगले 10 साल में करेंगे क्या? एक जवाब आपको मिल रहा है, मेरे को इतना सिर्फ आप जवाब दे दीजिए कि कोई जवाब इनको देने को तैयार है कि इन्होंने किया क्या है और करेंगे क्या, और बताएंगे भी क्या जनता को? क्या ये बताएंगे कि हमने किसानों के सामने कीलें ठोक दी? क्या ये बताएंगे कि हमने बूटों से रौंदा है इस देश की बेटियों को? क्या ये बताएंगे कि इस देश से रोजगार मांग रहे युवकों को हमने बूटों से रौंदा सड़कों पे? क्या बताएंगे? क्या सवाल, ये बेहद 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 कठिन सवाल इस समय भारतीय जनता पार्टी के सामने खड़े हो रखे हैं। इसके जवाब से बचने के लिए भारतीय जनता पार्टी बहुत प्रपंच कर रही है, लेकिन कामयाब नहीं होने पाएगी। इस बार देश की जनता इनको घेर के मुद्दों पे लेके आगे खड़ी कर दी, और जिन मुद्दों पे जब देश के अंदर चुनाव हुआ है, भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ भी बताने को नहीं रहा है। सिर्फ और सिर्फ ये एक ही चीज बता सकते हैं कि इस देश को उन्होंने कुछ चंद उद्योगपतियों को बेच दिया, उनके सामने गिरवी रख दिया। यही इनका एक उपलब्धि है जो देश की जनता को बताने का काम करेंगे। लेकिन जितने इन्होंने वादे किए थे 2014 में, 15 लाख रुपए देने का, 2 करोड़ रोजगार देने का, महंगाई खत्म करने का, न जाने कितने वादे किए थे, आज उन सारे वादों को उन्होंने भुला दिया है और फिर से एक झूठ के पुलिंदा लेके ये आके बैठ गए हैं। अब 2022 की बात नहीं कर रहे हैं, ये अब 2047 की बात कर रहे हैं। बिल्कुल 2047 की बात कर रहे हैं। बताइए, आपने 10 साल के शासन के लिए जनादेश मांगा था और आप 2047 की बात करेंगे? देश की जनता इनको माफ नहीं करेगी। 2024 का चुनाव इनके खिलाफ माहौल बन चुका है। ये मान के चलिए कि 2024 में पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की हार होने जा रही है। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में अपना महत्वपूर्ण समय हमारे साथ अपने पक्षों को रखने के लिए। तो देखिए, प्रचार आज शाम 5 बजे तक थम जाएगा। 21 राज्यों के 102 लोकसभा सीटों पर आज से ना संयुक्त रैलियां हो पाएंगी, ना कार्यक्रम हो पाएंगे, चूंकि 19 अप्रैल को पहले चरण का चुनाव होना है और पहले चरण में यूपी की 8 सीटों पर भी जनता अपने मत का इस्तेमाल करेगी। आज प्रचार के आखिरी दिन हर एक पार्टी के दिग्गज नेता ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। सहारनपुर में अगर हम गौर करें तो प्रियंका वाड्रा ने पहली अपनी रैली की है, एक रोड शो किया है। इस रोड शो के जरिए जनता को साधने की कवायद भी प्रियंका गांधी वाड्रा लगातार करती नजर आई हैं। अब पश्चिमी यूपी के रण का जब आज प्रचार थमेगा तो अब ये पूरा जो चुनाव है अब जनता के हाथों में है। क्योंकि आज से चुनाव प्रचार थम जाएगा, प्रचार के पहिए पूरी तरीके से रुक जाएंगे, उन पर ब्रेक लग जाएगा। अब 19 अप्रैल को जब पहले चरण का चुनाव होगा तो प्राइम टीवी लगातार अपने सभी दर्शकों से अपील करता है कि घरों से निकलकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें, अपने मत का इस्तेमाल करें, क्योंकि हर एक एक वोट आपके आगे आने वाले भविष्य और आगे आने वाला भारत कैसा होगा, इसकी दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण और बहुत बड़ा कदम होगा। खबर दोपहर में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।
देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रॉब्लम्स थी जो मेरे को स्टेप्स चढ़ते हुए प्रॉब्लम थी, वो अब आई थिंक सो 70% इज इम्प्रूव्ड। ठीक है, मेरे को एंकल में प्रॉब्लम थी एंड मेरे को नसेस मसल्स प्रॉब्लम थी, जो मसल्स में काफ़ी पेन रहती है, जो अब की इस टाइम पर एक बार मैंने लिया, मैं लास्ट टाइम आया था, उसके बाद मैं अब दोबारा आया हूँ, तो ऐसे 70% इज इम्प्रूव्ड, जो कि डॉक्टर नहीं कर सका। मैंने हाँ, मतलब मैं गंगा राम के हॉस्पिटल के डॉक्टर से तकरीबन 2 साल तक ये ट्रीटमेंट करा था कि उनको समझ ही नहीं आया ये प्रॉब्लम क्या है। दैट इज अब बेटर है।